वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। कल मैंने आपको व्यय विधि से संबंधित सभी परिभाषाएं लिखवा दिया था। आज मैं आपको व्यय विधि की न्यूमेरिकल करवाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको कभी कभी या तो ये दे देगा बाजार कीमत ज्ञात कीजिए, ये दे देगा, और फिर दूसरा पॉइंट ये दे देगा जीडीपी एफसी ज्ञात कीजिए। तो आप नीचे वाले पॉइंट को देखकर पता करेंगे कि बाजार कीमत किस पे ज्ञात करना है। जो नीचे दिया होगा जीडीपी एमपी जीडीपी 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 दिया होगा, एनएनपी दिया होगा, जीएनपी दिया होगा, जो भी दिया हुआ उसको देखकर आप बाजार कीमत से पहले क्या लगाना है वो फाइंड करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। पहला दिया हुआ है सकल निवेश 90, शुद्ध निर्यात 10 दिया हुआ है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 5 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 15 दिया हुआ है, एनएफआईएफ 5 दिया हुआ है माइनस का, निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना दिया हुआ है 350, सकल उपभोग व्यय 100 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, जीडीपी एमपी और दूसरा जीडीपी एफसी। तो चलिए फाइंड करते हैं जीडीपी एमपी। फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी एमपी निकालने का, कल हमने देख लिया था, समझ भी लिया था इसका परिभाषा क्या होता है। आप कल वाली वीडियो देखेंगे तो आपको सभी समझ आ जाएगा जीडीपी एमपी क्या होता है। प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, सकल निवेश किसे कहते हैं, शुद्ध निर्यात किसे कहते हैं। ये सभी आपको मैंने कल वाली वीडियो में समझा दिया था। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या है, जिसे हम व्यय विधि कहते हैं। निजी अंतिम उपभोग हुए, सरकारी अंतिम उपभोग हुए, सकल निवेश, शुद्ध निर्यात। तो निजी अंतिम उपभोग कितना दे रखा है, 350 दे रखा है। सरकारी अंतिम उपभोग में कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। सकल निवेश कितना दे रखा है, सकल निवेश 90 दे रखा है। शुद्ध निर्यात कितना दे रखा है, शुद्ध निर्यात ये देखिए 10 दे रखा है। ये शुद्ध निर्यात, ये है शुद्ध निर्यात 10 दे रखा है। कितना हो गया, 3 1 400, 400 1 540, 3 1 400, 400 400 400 450 प्लस 90, 540 540 प्लस 10, 550। ठीक है 550। तो जीडीपी एमपी कितना निकला, जीडीपी एमपी आपका एमपी जीडीपी एमपी आपका 550 निकला। अब निकालते हैं हम जीडीपी एफसी। अब जीडीपी एफसी निकालना, तो जीडीपी एफसी को हमने उतार दिया और जीडीपी एमपी हमने निकाल लिया था 550। अब ग्रोस से ग्रोस कैंसिल हो गया, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कैंसिल हो गया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने पे क्या करते हैं हम, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने पे माइनस का क्या करते हैं, एनआईटी यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जीडीपी एमपी 550 उतार दिया, एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना देर का, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 5 दे रखा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी कितना दे रखा, 5 दे रखा, माइनस का 5 इक्वल टू क्या हो गया, जीडीपी एफसी जीडीपी एफसी कितना निकलेगा आपका 545। जीडीपी एफसी आपका कितना निकल गया 545। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब हम आय विधि करते हैं। आय विधि के घटक, उसके परिभाषा, उसके सावधानियाँ, ये सभी हम
देखते हैं क्या आईबीडी कहता है, न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं, आईबीडी का फॉर्मूला क्या होता है। आईबीडी की परिभाषा क्या कहता है, देखिए, एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान स्वामियों या स्वामी किसे कहते हैं, परिवारों को, परिवारों द्वारा उत्पादन के कार्य क्या क्या होता है, भूमि श्रम पूंजी उद्यम, कार्य को हम साधन भी कह सकते हैं। भूमि श्रम पूंजी उद्यम, उत्पादक के कारकों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं एवं उस सेवाओं के बदले में प्राप्त भुगतान, किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इन सभी को राष्ट्रीय आय के रूप में मापा जाता है। यानी कि परिवार द्वारा ना भूमि श्रम पूंजी उद्यम ये सब प्रदान की जाती है। इसको किसको, उत्पादक क्षेत्र को, जो उद्यम करता है, उद्यम चलाते हैं, उनको प्रदान की जाती है। उन सेवाओं को प्रदान करने के बदले में जो भी आय प्राप्त होता है ना, उनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। यही आईबीडी का परिभाषा है। आईबीडी के अंदर कौन कौन से घटक शामिल होते हैं ये देखिए। आईबीडी के अंदर कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, तीसरा मिश्रित आय। कर्मचारियों को पारिश्रमिक क्या क्या आता है, नगद भुगतान किसम के रूप में, नगद भुगतान किसम के रूप में, नगद भुगतान किस रूप में, किसम के रूप में, किराया मुक्त आवास, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान, किस प्रकार, पीएफ के रूप में, सेवानिवृत्ति पेंशन, प्रचालन अधिशेष के अंदर क्या क्या शामिल होता है, लगान, ब्याज, लाभ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, लाभांश, निगम लाभ कर, एबिलिटी लाभ कर। लाभ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, लाभांश, निगम लाभ कर, एबिलिटी लाभ, और तीसरा घटक क्या है इसका, मिश्रित आय। चलिए इन सबको समझते हैं। ये सभी घटक है, आईबीडी का जो भी घटक है, इन सबको समझते हैं। कर्मचारियों को पारिश्रमिक का परिभाषा क्या देंगे, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, कर्मचारी जो सेवा प्रदान करते हैं वो, एवं उस सेवाओं के बदले में विभिन्न घटकों के द्वारा आय प्राप्त करते हैं, जैसे कि नगद मजदूरी तथा वेतन, किस्म के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान, सेवानिवृत्ति पेंशन। कर्मचारियों के पारिश्रमिक में कितने घटक शामिल होते हैं, 4 घटक, नगद मजदूरी तथा वेतन, किस्म के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान, सेवानिवृत्ति पेंशन। नगद मजदूरी तथा वेतन के परिभाषा क्या देंगे, नियोजकों द्वारा यानी कि मालिकों द्वारा कर्मचारियों को दी गई नगद भुगतान या खाता में सैलरी, यानी कि आप एक कर्मचारी हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको मालिक खाता में आपकी सैलरी देते हैं या तो आपके हाथ में सैलरी देते हैं, तो वही आपका नगद मजदूरी या वेतन कहलाएगा। किस्म के रूप में भुगतान, नियोजकों द्वारा कर्मचारियों को किस्म के रूप में किए गए भुगतान से है, जैसे किराया भुगतान, किराया मुक्त आवास। जैसे आप कर्मचारी हैं, आपके मालिक रहने के लिए फ्री में आपको रूम दे दिया, तो वो भी एक किस्म के रूप में भुगतान हो गया। ठीक है। मुक्त आवास यानी कि आपको रहने के लिए आपसे किराया भी नहीं ले रहा, मुफ्त में आपको ज़मीन दे दिया रहने के लिए, मुक्त आवास, फ्री में रहने के लिए आवास दे दिया, तो वो भी आपका एक किस्म के रूप में भुगतान है, जो मालिक द्वारा यानी कि नियोजकों द्वारा वो सेवाएं अपने कर्मचारियों को दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा में योगदान क्या होता है, ऐसा भुगतान जो नियोजकों द्वारा कर्मचारियों को किया जाता है, जैसे पीएफ। सामाजिक सुरक्षा में योगदान के अंदर आपका शामिल होता है पीएफ। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, जो आप लगातार 6 महीने काम करते हैं, जैसे कि महीने महीने आपके सैलरी से कुछ % काट के पीएफ के रूप में मालिक रखता है, और अगर आप पीएफ निकालना चाहते हैं तो 6 महीने बाद आपका पीएफ वो निकलेगा, कुछ उसमें इंक्रीज होगा, मतलब कि 10% आपको हर महीने काट रहा है आपके सैलरी में से, तो 10% आपको 6 महीने बाद निकालेंगे तो कुछ वृद्धि होकर निकलेगा, वही आपका पीएफ होता है। सेवानिवृत्ति पेंशन क्या होता है, इसमें वृद्धावस्था पेंशन को जोड़ा नहीं जाता है। सेवानिवृत्ति पेंशन के अंदर ओल्ड एज पेंशन नहीं जोड़ेंगे आप, इसमें सेवानिवृत्ति अनुबंध के रूप में मालिक कर्मचारियों को देता है। अनुबंध के रूप में, जैसे कि आप कोई अच्छे काम कर दिए तो आपको मालिक ना, जैसे आप कर्मचारी हैं तो आपके मालिक आपको
कुछ पेंशन दे रही है, उसे ओल्ड एज के रूप में नहीं देगा वो पेंशन। आपको काम के बदले में आप जो सेवा अच्छी तरह से प्रदान किए हुए उस कंपनी में, उसी के बदले में आपको पेंशन जो दिया जा रहा है उसी को सेवानिवृत्ति पेंशन कहते हैं। ठीक है। परिचालन अधिशेष, पहला घटक हमने देख लिया था कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा घटक परिचालन अधिशेष, तीसरा घटक मिश्रित आय। परिचालन अधिशेष का परिभाषा क्या कहता है? संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय। आपके जो भी संपत्ति, आपके पास जो भी इंडस्ट्री है, उद्यमशीलता है, जो भी उससे आप आय प्राप्त करेंगे उसे उद्यमशीलता से प्राप्त आय इसका संबंध से है। यानी कि आपके पास जो भी संपत्ति है, आपके पास जो भी इंडस्ट्री है, उससे जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसका संबंध है इससे। एवं इसमें निम्न घटक शामिल होते हैं। एवं इनमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? लगान, ब्याज, लाभ। लगान, ब्याज, लाभ। लाभ के कितने घटक पड़े थे? लाभांश, निगम लाभ कर एवं अवितरित लाभ। आप लगान को किस प्रकार, जैसे कि आप किसी को ज़मीन दिए तो ज़मीन के बदले में आपको रेंट, किराया या लगान मिल रहा है तो वही आपका लगान हो गया। ब्याज, जैसे कि आप किसी को पूंजी देंगे, उस पूंजी के बदले में ब्याज जो मिलेगा, उस पूंजी के बदले में जो आपको मिलेगा ब्याज, वही हो गया ब्याज। लाभ, यानी कि लाभ 3 प्रकार है: लाभांश, निगम लाभ कर, अवितरित लाभ कर। अवितरित लाभ, लाभ के कितने घटक? लाभांश, निगम लाभ कर, अवितरित लाभ। लाभांश क्या होता है? लाभ का एक हिस्सा होता है, लाभ का एक छोटा सा हिस्सा लाभांश कहलाता है। निगम लाभ कर क्या होता है? निगम लाभ कर ये लाभ का वह भाग है जिसमें लाभ कर के रूप में सरकार को दिया जाता है। लाभ का वह भाग है जो कर के रूप में, एक तरह से एक टैक्स ही है, जो टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है, उसे हम निगम लाभ कर कहते हैं। अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसे कहते हैं? ये लाभ वह भाग है, ये लाभ का वह भाग है जिसमें फर्म अपने पास रखती है। यह लाभ वह भाग है जिसमें फर्में अपने पास रखती है, जिसे बंटवारा, जैसे कि आप फैक्ट्री मालिक हैं, आप लाभ का कुछ भाग अपने पास रख रहे हैं, उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, बांट नहीं रहे, सो एक तरह से अवितरित लाभ हो गया। अपने पास रखते हैं, किस लिए रखती है? भविष्य में किसी प्रकार की घटना हो गई, उन सभी घटनाओं से निपटने के लिए, संकट से निपटने के लिए जो अपने पास लाभ का कुछ हिस्सा काट के अपने पास रखते हैं, उसे ही हम अवितरित लाभ कहते हैं, अथवा अवितरित प्रतिधारिता लाभ भी से कहते हैं। अवितरित लाभ को अवितरित प्रतिधारिता लाभ भी कहते हैं। ठीक है। मिश्रित आय क्या हो गया? ये स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए होता है। यानी कि जैसे कि कंपनी में आपके परिवार कोई काम कर रहा है तो उन परिवारों के द्वारा खुद के परिवारों के उद्यम कार्यरत होता है। यानी कि आपके कंपनी में आपके ही परिवार कोई कर रहा है तो वो ना उस उद्यम में भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता का प्रयोग करता है। उस कारक के द्वारा, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उस कारक सेवाओं के द्वारा वो क्या प्राप्त करता है? मजदूरी, लगान, ब्याज प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। उन्हें ही हम मिश्रित आय कहते हैं। मिश्रित आय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिक्स होता है। मिश्रित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सभी से लाभ प्राप्त कर रहा है, सभी से क्या प्राप्त कर रहा है? आय प्राप्त कर रहा है। भूमि से भी, श्रम से भी, पूंजी से भी, उद्यम से भी लाभ प्राप्त कर रहा है। मिश्रित घटक से ये लाभ प्राप्त करा, इसीलिए इसे हम मिश्रित आय कहते हैं। आय विधि की आप सावधानियां दे सकते हैं। हस्तांतरण आय, हस्तांतरण आय वह आय होता है जो उत्पादन के क्रिया में बिना उत्पादन के साधनों द्वारा मुफ्त में, बिना उत्पादन के साधनों का प्रयोग किए बिना ही मुफ्त में प्राप्त आय को हस्तांतरण आय कहते हैं। जैसे कि आपके पापा आपको कुछ रुपए देते हैं बिना किसी काम के लिए, तो वो एक हस्तांतरण आय हुआ है। गैर कानूनी कार्य, दूसरा पॉइंट इसका लिखते हैं। जैसे गैर कानूनी, आप चोरी करके, डाका डाल के पैसे ले आए तो वो एक गैर कानूनी
कार्य होगा वो एक ऐसा आय है जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने बिना किसी उत्पादन के आप आय प्राप्त कर लिया चोरी करके, तो वो एक गैर कानूनी कार्य के द्वारा प्राप्त आय है, उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। पुरानी वस्तुओं को खरीद बेच, पुरानी वस्तुओं को जब खरीदते बेचते हैं तो उसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बे वस्तु किसी टाइम पे नया वस्तु होगा, नए वस्तु के अंदर ही वो पुरानी वस्तुओं के मूल्य शामिल हो जाते हैं, इसलिए पुरानी वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दोहरी गणना की समस्या वे समस्या होते हैं जो दो या दो से अधिक बार एक ही मूल्य को काउंट कर लिया जाता है, तो उसे हम दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। शेयर बॉन्ड की बिक्री, शेयर बॉन्ड की बिक्री से, जैसे कि किसी कंपनी का आप शेयर खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए, कागजी पत्र खरीद लिए, तो उनसे जो आय प्राप्त होगा उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं, उनके आय को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शेयर बॉन्ड एक कागजी पत्र है जिससे किसी प्रकार की उत्पादन नहीं हुई है, इसीलिए हम इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। अचानक से प्राप्त आय, जैसे कि अचानक से प्राप्त आय कैसे? लॉटरी, जैसे कि आपकी लॉटरी लग गई 1 लाख की, तो उस लॉटरी में लगी जो आय, उस लॉटरी के द्वारा जो आय आपको प्राप्त हुआ है, उस आय को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो आय जो है लॉटरी के द्वारा प्राप्त हुआ, ना कि आप किसी प्रकार के उत्पादन करके वो आय प्राप्त किए, इसीलिए हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट पसंद आता है, अच्छा लगता है, इससे ज़रा सा भी हेल्प मिलता है, सहायता मिलता है, तो आप इस SKB स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।